आज हम इन शॉर्ट समझेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में। यानी कि अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात करें तो ये सेकंड माइलस्टोन था किसके लिए, हमारी गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल करने के लिए। भारतीय सरकार के लिए दूसरा क्या था, तो दूसरा मील के पत्थर के रूप में काम किया था। पहले मील के पत्थर के रूप में किसने काम किया था, तो गवर्नमेंट एक्ट 1919 ने किया था। और दूसरा माइलस्टोन का काम किसने किया, तो गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। अगर हम इसकी बात करें तो ये अब तक का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट था जिसमें 321 सेक्शंस और 10 शेड्यूल्स हमें देखने को मिला था। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का बैकबोन है, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी है, वो किसे कहा जाता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आधे से ज्यादा जो सेक्शंस है, आर्टिकल्स और जो शेड्यूल है, वो हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है और कहाँ से लिया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया है। यदि हम इसके फीचर्स की बात करें तो हमें इसमें कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं। पहला कि जो ऑल इंडिया फेडरेशन था, यानी कि जो अखिल भारतीय संघ था, इसको दो यूनिट्स में क्या किया था, तो डिवाइड कर दिया गया था। यानी कि इसमें दो यूनिट इसमें शामिल रखे गए थे। किस किस को, एक प्रोविंस को यानी कि प्रांत को, और दूसरा प्रिंसली स्टेट को यानी कि जो था हमारा रियासत है। इन दोनों को इसमें शामिल करके इन दोनों इकाइयों को इसमें रखा हुआ था। दूसरे फीचर्स की बात करते हैं तो इसको डिवाइडेड कर दिया गया था, यानी कि जो पावर है इसमें सेंट्रल पावर और यूनिट पावर जैसे टर्म को इसमें तीन लिस्ट को डिवाइड कर दिया गया था। पहला हमें देखने को मिलता है फेडरल लिस्ट, जिसमें 59 आइटम्स देखने को मिलते हैं, यानी कि 59 सब्जेक्ट्स रखे गए थे। प्रोविंशियल स्टेट में हमें 54 सब्जेक्ट्स देखने को, यानी कि 54 सब्जेक्ट्स रखे गए थे। और कंकरेंट लिस्ट में 36 आइटम्स यानी कि 36 सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया। यदि आज के टाइम पे हम जो तीनों लिस्ट की बात करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो यहीं से लिया गया है, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 से। अगर हम बात करते हैं रेसिडेंसरी पावर की, तो इसमें क्या है, इसको वायसरॉय को दे दिया गया था, यानी कि वायसरॉय के अविशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई थी। वहीं पे अगर हम बात करते हैं जो डायरेक्टरी सिस्टम है, इसको एबॉलिश कर दिया गया था। कहाँ पे, तो जितने भी जो प्रोविंसेस है उसमें जितने भी जो डायवर्सिटी सिस्टम थे, जो दुशासन प्रणाली थी, उसको समाप्त कर दिया गया था। और जो प्रांतीय थे यानी कि जो प्रोविंस थे, उनको वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी प्रदान कर दी गई थी। अगर थर्ड फीचर्स की बात करें तो गवर्नर को रिक्वायर्ड थी किसकी, ऑल एडवाइस ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, यानी कि राज्यपाल को प्रांतीय विधायी के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सलाहकार के रूप में कार्य करना आवश्यक रखा गया था। जो 1935 का जो एक्ट है वो कब लागू हुआ था, तो 1937 में लागू हुआ था, लेकिन 1939 को खत्म हो गया था। उसके बाद अगर हम बात करें एडॉप्शन ऑफ जो द्विशासन था, द्विशासन प्रणाली था, उसको केंद्र में स्थापित किया था और प्रोविंशियल स्टेट से उसको समाप्त कर दिया गया था। वहीं पे अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट एक्ट 1935 में, तो 11 प्रोविंस में से 6 ऐसे प्रोविंस थे जहां पे बाइक्रेमिकलिज्म को अपनाया गया था। जैसे कि हम बात करते हैं बंगाल, मुंबई, मद्रास, बिहार, आसाम, ऐसे यूनाइटेड प्रोविंस थे जहां पे हमें बाइक्रेमिकल लेजिस्लेचर काउंसिल, यानी कि लेजिस्लेचर काउंसिल अपर हाउस और लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस देखने को मिलते हैं। ये भी कहाँ पे था, तो गवर्नमेंट एक्ट 1935 के तहत ही हुआ था, गवर्नमेंट एक्ट 1935 में। फिर वहीं पे बात करते हैं एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन रिप्रेजेंटेटिव बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्ट्रॉन, यानी कि जितने भी जो शेड्यूल कास्ट थे और ह्यूमन वुमेन और जो लेबर वर्कर्स थे, उनके लिए जो उनके रिप्रेजेंटेटिव थे उनको भी क्या कर दिया गया था, तो उनके उनके द्वारा जो इलेक्टेड इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेटिव थे उनको सेपरेट कर दिया गया था। यानी कि जितने भी जो दलित वर्ग थे या अनुसूचित जनजाति महिला और जितने भी जो वर्कर्स थे, लेबर्स थे, उनके लिए अलग निर्वाचन मंडल प्रदान करने का करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत का विस्तार किया गया था। फिर जो भी स्टेट, यानी कि इसको एबॉलिश कर दिया गया था, काउंसिल ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1858। यानी कि जो अगर हम बात करते हैं इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 में क्या किया गया था, तो जो हमारा काउंसिल ऑफ इंडिया था, जो कि 1858 में स्थापित किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, उसको भी एबॉलिश कर दिया गया था, यानी कि उसको भी समाप्त कर दिया गया था। फिर वहीं पे अगर हम बात करते हैं फेडरल सिस्टम को, कि फेडरल सिस्टम में क्या किया गया था, जो फेडरल सब्जेक्ट था उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। एक था रिजर्व सब्जेक्ट और दूसरा था ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। फिर
आरबीआई यानी कि करेंसी और क्रेडिट ऑफ द कंट्री को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई की स्थापना की गई थी। और फेडरल प्रोविंशियल ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को 1935 गवर्नमेंट एक्ट में ही स्थापित किया गया था। फिर अगर हम फेडरल कोर्ट की स्थापना की बात करते तो वो कब किया गया था, तो 1937 में स्थापित किया गया था। तो ये था फ्रेंड्स हमारा इन शॉर्ट इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये नॉलेज और डिटेल आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड द ओशियन ऑफ शिक्षा को सब्सक्राइब करें।